अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग जरा बता दें आवाज़ आ रही है क्लियर, तो हम क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो कल हम फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे और कल हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में ये पढ़ लिया था कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन मतलब क्या होती है फ्रिक्शन। और फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया था कि वो क्या होता है, म्यू जो है वो एफ अपॉन आर होता है। अब फ्रिक्शन के टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अब जो आखिरी हिस्सा है वो है काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की काइंड्स क्या होती हैं। फ्रिक्शन की जो मेन है वो 5 काइंड्स होती हैं, लेकिन उन 5 काइंड्स में से मैं पहले आपको जो शुरू में जो 3 है वो मैं आपको एक साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो जो 4 या 5 काइंड्स हमारे सामने आएंगी, तो उनमें से मैं आपको पहले जो 2-3 जिनका आपस में कनेक्शन है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है और इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है जी। और इस सरफेस पर कोई भी रफनेस यहाँ पे आ रही होगी, जो भी रफनेस इस पर आ रही होगी उसकी वजह से एक मैक्सिमम फ्रिक्शन ये सरफेस हमें देगी। फॉर एग्जांपल ये सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल दे सकती है, लेट सपोज 50 न्यूटन की, मैक्सिमम 50 न्यूटन की फ्रिक्शन ये सरफेस दे सकती है अपनी रफनेस के लिहाज से। अच्छा, अब हमें यहाँ से एक फोर्स लगानी है, हमें यहाँ से एक अप्लाइड फोर्स लगानी है और अप्लाइड फोर्स लगा के हमें इसको मूव करवाना है। अब जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो शुरू में तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी आ सकती है, तो शुरू में तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हमें कितनी फोर्स लगानी है। तो आपने फॉर एग्जांपल पहले आपने फोर्स लगा दी 30 न्यूटन। तो जब आप 30 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो आपको अंदाजा होगा कि फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। तो लेट से आपने अपनी फोर्स को बढ़ाया और अब आपने ज्यादा जोर से इसको पुश करना शुरू कर दिया। लेट से अब आप 40 न्यूटन से इसको पुश कर रहे हैं, तो आपने देखा कि अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही। तो इस तरह आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है आप 45 कर दें या कुछ और कर दें, तो ये बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। फिर बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अपनी फोर्स को 50 न्यूटन लेट सपोज ले गए। अब आपकी अप्लाइड फोर्स इस वक्त उतनी ही लग रही है जितनी सामने से मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रही है। तो इस वक्त बॉडी जो है अब वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार है और अब बॉडी बिल्कुल चलने वाली कंडीशन में आ गई है। और अब आप जैसे ही अपनी फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। लेट से आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, लेट सपोज 50 पॉइंट सम भी कर दिया, 0.1 कर दिया, तो अब बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 स्टेट्स आए। एक स्टेट यहाँ तक थी, एक स्टेट ये थी और एक स्टेट ये थी। ये जो पहली स्टेट है जिसमें आप फोर्स लगा रहे थे 30 न्यूटन की या 40 न्यूटन की या 50 न्यूटन की, तो जब आप 30 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे या 40 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो सामने से फ्रिक्शन 50 नहीं आएगी, मैक्सिमम वहां से 50 आ सकती है। जब आप 30 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन आपको सामने से 30 न्यूटन की रेजिस्टेंस देगी और आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। फिर जब आप अपनी फोर्स को बढ़ा के 40 करेंगे तो फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ा के 40 कर लेगी, और आप बढ़ा के 45 करेंगे तो फ्रिक्शन भी 45 कर लेगी, और आप 50 करेंगे तो फ्रिक्शन भी 50 कर लेगी। लेकिन जब आप 50 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर फ्रिक्शन अपने आप को नहीं बढ़ा सकेगी, क्योंकि उस सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 आ रही है। इस बिहेवियर की वजह से फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा बिहेवियर? कि जहां तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां तक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है और आप जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसके लिहाज से फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाती है जहां तक बढ़ा सकती है। अब पहला फेज ये था कि जब आप 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं या 40 की लगा रहे हैं या 45 की लगा रहे हैं तो बॉडी बिल्कुल आराम से इत्मीनान से रेस्ट की कंडीशन में है और उस वक्त सामने से इतनी फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। तो उस वक्त जो सामने से फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और मेंशन करेंगे एफएस। क्यों स्टैटिक कहेंगे? क्योंकि इस वक्त बॉडी बिल्कुल आराम से रेस्ट की कंडीशन में है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और एफएस से मेंशन करते हैं। फिर क्या हुआ कि जब आपने अपनी फोर्स को बढ़ा के 50 किया तो फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 50 कर लिया। अब इस वक्त जो बॉडी है वो चल तो नहीं रही, लेकिन बॉडी आ चुकी है, इस स्टेट को कहते हैं पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं, या इसको कहते हैं टेंड्स टू मूव। अभी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा आगे। पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग या टेंड्स टू मूव का मतलब है कि बॉडी उस पॉइंट पे आ चुकी है कि अब बॉडी बिल्कुल स्लाइड करने के लिए तैयार है
या टेंड्स टू मूव उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें अभी बॉडी ने मूव करना शुरू नहीं किया लेकिन बिल्कुल मूव करने के स्टेटस पे आ चुकी है, बिल्कुल मूव करने के करीब आ चुकी है, अब करने वाली है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको मेंशन करते हैं एफ मैक्स से। मैक्स से क्यों करते हैं? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम होती है कि आप देखें, आप यहाँ फोर्स मैक्सिमम लगा रहे हैं और फ्रिक्शन भी मैक्सिमम आ रही है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकी। और फिर ये पॉइंट आया कि जब आपने 50.1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन तो फिर भी सामने से 50 ही आ रही होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम अपने आप को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अब जो आ रही होगी तो इसको बोला जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया है, स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो किसी भी बॉडी की तीन स्टेट्स होती हैं। पहले बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है यानी स्टैटिक होती है, फिर बॉडी इस कंडीशन में आती है जिसको पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं या टेंड्स टू मूव कहते हैं कि अब वो बिल्कुल चलने वाली है, और फिर बॉडी स्लाइडिंग स्टेट में या मूविंग स्टेट में आती है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगी, जब पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे आ जाएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको बोलेंगे, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब बॉडी सरफेस पे स्लाइड करना शुरू कर देगी तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होगी उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन इसके दो और नाम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, और इसी को डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो इसके दो तीन नाम है। आसान बात यह कि जब बॉडी मोशन में हो तो उस वक्त स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। तो ये तीन काइंड्स तो मैंने आपको एक साथ समझाई। इसके बाद मैं आपको दो और बताऊंगा, लेकिन यहां तक जो बात मैंने आपको बताई तो वो आप देखिए, जो तीन मैंने आपको बताई, ठीक है, ये तीन मैंने आपको बताई, ठीक है। तो पहली मैंने आपको बताई स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है, इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट denoted by Fs. It applies on a body which is sliding over a surface. जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जिसके मैंने दो और नाम बताए, काइनेटिक भी कहते हैं और डायनामिक भी कहते हैं, और एफ के से मेंशन करें। और फिर मैंने क्या बताई थी, इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज नॉट इन एक्चुअल मोशन बट जस्ट टेंड्स टू मूव। ये ऐसी फ्रिक्शन है जो ऐसी बॉडी पर अप्लाई होगी जिसने अभी मूव करना शुरू नहीं किया, लेकिन बिल्कुल जस्ट टेंड्स टू मूव वाली कंडीशन पे यानी पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे आ चुकी है। और मैंने क्या बताया था, इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन गिवन बाय अ सरफेस। तो ये किसी भी सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन सरफेस नहीं दे पाएगी, और इसको मेंशन करेंगे एफ एक्स से। इसके बाद जो चौथी काइंड है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें बॉडी स्लाइड नहीं करेगी बल्कि रोल करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कहा है कि इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज रोलिंग ओवर अ सरफेस, यानी इसमें बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रही बल्कि रोल कर रही है। आप इस बात को इस तरह कह दें कि भाई जब कोई कार रोड पे चलती है तो उसका जो टायर चलता है रोड पर वो घूमता हुआ जाता है, तो टायर जो होता है वो रोड पर क्या कर रहा होता है, रोल करता हुआ जा रहा होता है। या आप कोई बॉल रख दें जमीन पे और उसे आगे फोर्स लगा दें तो वो बॉल जो है वो रोल होती हुई जाएगी। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड ना करे बल्कि रोल होती हुई जा रही हो तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उसको एफ आर से मेंशन करते हैं, और ये हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। अब उसका रीजन क्या है, देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब ये एक बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो जब ये स्लाइड करेगी तो इसकी देखें ये पूरी सरफेस कॉन्टेक्ट में होगी, ये कॉन्टेक्ट एरिया है, ये सरफेस एरिया है जो कॉन्टेक्ट में होगा। सरफेस एरिया कह लो, कॉन्टेक्ट एरिया कह लो, ये ज्यादा है। लेकिन इसी सरफेस पे अगर आप कोई बॉल रख दें, अब आपने एक बॉल रख दी, तो अब आप देखें कि बॉल जो टच है सरफेस के साथ वो बहुत कम जगह में है, ये एरिया काफी ज्यादा है और ये वाला काफी कम है। तो जब कोई बॉडी रोल करती हुई जाती है तो उसका ज्यादातर सरफेस एयर में होती है और बहुत कम हिस्सा सरफेस पे टच हो रहा होता है, लिहाजा रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। यह मैंने मेंशन किया कि इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यू टू लेस कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, हैवी फर्नीचर इज प्रोवाइडेड with the wheels at the bottom in order to move easily। यानी हमने एक मिसाल दी है कि जैसे भारी भारी फर्नीचर होते हैं तो उनके नीचे व्हील्स लगा देते हैं, ताकि आप अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो, क्योंकि जब व्हील्स लगे हुए होंगे और आप भारी किसी चीज को, कोई टेबल है बहुत भारी है, अब आपने उसके नीचे व्हील्स लगा दिए तो उसको जब आप लेके जाएंगे तो उसके व्हील्स जो होंगे वो फर्श पे रोल करेंगे, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी। और अगर व्हील ना हो, आप वैसे ही धक्का दें तो फिर वो स्लाइड करेगा, तो उसका फ्रिक्शन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है जी। पांचवी काइंड फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
लेकिन पहले ये चार आप मुझे बताएंगे, यहां तक ये चार काइंड्स आपको समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है, लोग कह रहे हैं समझ आ गया। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबका रिप्लाई आ रहा है कि जी समझ आ गया। तो आप एक काम करेंगे, ये चार काइंड्स यहां तक आप नोट कीजिए, पांचवी में आपको इसके बाद समझाऊंगा, पहले आप यहां तक का काम कीजिए। 5 मिनट है, 4 मिनट है आपके पास, ये काम कीजिए, चार काइंड्स नोट कीजिए, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा।
हाँ बेटा, कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट काइंड है, अगर कोई रह गया तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे आखिरी वाली काइंड समझानी है। तो ठीक है जी, कर लिया है। ओके, कोई रह तो नहीं गया? मैं आगे जा रहा हूँ। अब आखिरी जो काइंड है, जहरा सईद ने रेज हैंड किया है। जहरा बेटा, व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड? ठीक है जहरा, आपने रेज हैंड किया है, मिस्टेकनली हो गया है या आपने खुद किया है? एनी इशू? जहरा, जहरा यू रेज्ड योर हैंड। ओके, 1 minute, ओके फाइन। ओके, Zara is working and she is saying to wait for 1 minute. Okay, we are waiting for 1 minute. Okay, just hold on for 1 minute. ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। कर लिया सबने? तो आखिरी जो काइंड है फ्रिक्शन की, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड की सिंपल सी देखो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लो कौन कौन सी चीज कर सकती है? देखें, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैसेस फ्लो कर सकती हैं, और अगर लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो तो वो फ्लो कर सकता है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड को हम कहेंगे कि भाई उसमें मोशन होती है। तो जो भी चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। तो लिक्विड्स आ जाते हैं उसमें, उसमें गैसेस आ जाती हैं, और उसमें लिक्विड और गैस का मिक्सचर आ जाता है। अब कोई भी जो फ्लूइड होता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं इस तरह की। किसी भी फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स जो है ये लेयर की फॉर्म में होते हैं, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये बने हुए। ठीक है, किसी भी फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स इस तरह लेयर की फॉर्म में होते हैं। अब ये जो लेयर्स होती हैं, इन मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन आ रही होती है। ठीक है जी, ये जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं ये यहाँ, ठीक है जी। तो वो फ्रिक्शन जो किसी भी फ्लूइड के, आमना खान कह रही है कि यूजुअली फ्लूइड लिक्विड लगता है। हाँ, वैसे तो आमतौर पे कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि भाई लोग आमतौर पे लिक्विड को ही फ्लूइड समझते हैं। लेकिन अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप लॉजिकली बात करेंगे, तो अगर कोई साइंस के स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई लिक्विड भी फ्लूइड है और गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, और लिक्विड और गैस का मिक्सचर भी फ्लूइड है। लेकिन आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि भाई लिक्विड को ही फ्लूइड मानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा था कि किसी भी फ्लूइड की जो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और इसके मजीद दो और नाम है जो मैं आपको भी नोट करा दूंगा। केमिस्ट्री में भी इसका तस्करा आता है। तो केमिस्ट्री में इसको बोल रहे होते हैं विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी कहते हैं, और इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं। पहला नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन, दूसरा नाम है विस्कोसिटी, और तीसरा नाम है विस्कस ड्रैग। और इसको जो शो करते हैं, तो इस तरह से देखो, एक सिंबल बनाते हैं ऐसे करके। इस सिंबल को कहते हैं ईटा। जैसे देखो ये बीटा होता है ना, ये होता है बीटा। तो ये वाला जो सिंबल है देखो ऐसे बनाते हैं, जैसे एन आप बनाते हो ना, आपने एन बनाया और एन बना के इसकी इस लाइन को जरा नीचे तक ले गए, तो ये कहलाता है ईटा। जैसे ये वाला है बीटा, ठीक है जी। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ईटा। ये शो करता है विस्कोसिटी को या फ्लूइड फ्रिक्शन को। अब ऐसे फ्लूइड्स जो कि डेंस होते हैं, गाढ़े होते हैं, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होती है। जैसे कि ऑयल है, हनी है, ठीक है ना, शहद हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, इनमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है। और जो डाइल्यूट फ्लूइड्स होते हैं जैसे पानी है या गैसेस हैं,
गैस में तो बहुत कम होती है और पानी में भी कम होती है। तो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या काम करती है, ये रेजिस्ट करती है अगेंस्ट द फ्लो, ये किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस देती है। तो ऐसे जो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो वो मुश्किल से फ्लो करते हैं, और जिनमें कम होती है वो आसानी से फ्लो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप दो गिलास ले लें, एक गिलास में आप पानी लें और एक गिलास में आप ऑयल ले लें, और दोनों गिलास को जमीन पे आप उल्टा दें, पानी भी जमीन पे गिर जाएगा, ऑयल भी जमीन पे गिर जाएगा। फिर आप कुछ देर देखें तो आप देखेंगे कि पानी बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा, लेकिन ऑयल बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, क्योंकि ऑयल गाढ़ा है, डेंस है, तो उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा है। और जो पानी है तो वो तो डाइल्यूट है, पतला है, उसमें कम है। तो जिन चीज़ों में फ्लूइड फ्रिक्शन हाई होती है तो वो जो चीज़ें हैं, और आयशा खुर्रम कह रही है पेट्रोल है, हाँ बिल्कुल सही है। पेट्रोल में एक और भी मसला है, पेट्रोल में मसला ये है कि वो वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेट्रोल जो है ना वो हवा में भी ऐसे वोलेटाइल होता है, उड़ रहा होता है, ऐसे एयर में भी डिफ्यूजन हो रही होती है। तो पेट्रोल दो तरह से काम करता है, अगर आप कहीं पेट्रोल डालेंगे तो वो बहेगा भी तेजी के साथ और थोड़ा वो एयर में भी जो है ना डिफ्यूज करेगा ना, वोलेटाइल होता है वो, तो इसलिए वो तो बहुत तेजी से लगेगा आपको, बहुत जल्दी गायब हो गया, ठीक है ना। तो हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर आपने कहा, बिल्कुल सही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक। तो व्हाट आई वाज सेइंग, तो मैं ये कह रहा था कि जो डेंस फ्लूइड्स होंगे तो उनमें ये हाई होगी और डाइल्यूट में ये लो होगी। अब मैंने जो बात आपको अभी समझाई है ना, अब वो आपको यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन हमने ये किया हुआ है जी कि भाई इट अप्लाइज बिटवीन मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड and produces resistance against the flow. It is also called viscosity or viscous drag and denoted by eta. कंप्यूटर में जो सिंबल है वो तो इस तरह से ही बनाना पड़ता है, लेकिन आप कॉपी में हाथ से लिखेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, यानी आप इसको ऐसे बनाएंगे, और कंप्यूटर में जो है वो फिर आपको सिंबल ईटा का इसी तरह से मिलता है, ठीक है। तो इट इज हाई इन डेंस फ्लूइड्स लाइक ऑयल और हनी, ऑयल और हनी में ज्यादा होगी, सो दे डू नॉट फ्लो फास्ट, इसलिए वो चीजें फास्ट फ्लो नहीं करती। Whereas thin fluids like water flow quite easily due to low viscosity, जबकि जो thin fluids होंगे, dilute होंगे, पानी वगैरह, तो वो आसानी से फ्लो करेंगे क्योंकि उनकी विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन जो होगी वो लो होगी, ठीक है जी। तो आप जरा ये भी नोट कीजिए, फिर इसमें एक आखिरी बात आपको बताएंगे, तो आप ये भी जरा नोट कर लें। अच्छा, मुझे आयशा खुर्रम ने एक मैसेज किया है कि सर पानी में फ्रिक्शन है तो हम फिसल क्यों जाते हैं? वो बात देखें, यह है कि आप बिल्कुल फिसल जाते हैं इसलिए कि जब आप, वैसे फर्श होगा तो फर्श पे तो फ्रिक्शन बहुत हाई होगी, अब आप पानी डालेंगे तो पानी की जो फ्रिक्शन है एज कंपेयर टू जो फर्श है वो तो सॉलिड है ना, कहीं पर फ्लोर है, फर्श है, तो वहां तो फ्रिक्शन काफी हाई है। जब उस पर पानी डालेंगे तो पानी की जो फ्रिक्शन है वो जीरो नहीं होती, उस फर्श के मुकाबले में बहुत कम होगी, इसलिए आपके स्लिप होने का चांस होगा। अब आप देखें स्लिप तो आप, जो टाइल्स होते हैं, जो पॉलिश्ड टाइल्स होते हैं, ऐसे टाइल्स जिन पे बहुत फाइन पॉलिश हुई होती है, उन पे भी काफी संभल के चलना पड़ता है, स्लिप होने के चांस उस पे भी होते हैं, हालांकि वहाँ पानी नहीं होता। तो इसलिए पानी को ये कहना कि अगर आप पानी पे स्लिप हो रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि फर्श के मुकाबले में कम होती है, इसलिए स्लिप होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब स्लिप तो हम कीचड़ में भी हो जाते हैं, अब कीचड़ में तो पानी नहीं होता, मिट्टी भी मिली हुई होती है, लेकिन फिर भी हम स्लिप हो जाते हैं क्योंकि पानी के मिलने से फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। गॉट माई पॉइंट? जी आयशा, आपको बात समझ आई? ठीक है।
हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? ठीक है, ज्यादातर लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कर लिया है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ उसमें। अब अगर आप वैसे आप देखें तो फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक आखिरी बात मैं बताऊंगा जिसका ताल्लुक फ्लूइड फ्रिक्शन से होगा, मगर वो चीज आपसे फ्रिक्शन के टॉपिक में नहीं पूछी जाएगी, किसी और चीज के साथ मिला के हद से हद 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। एक लॉ होता है जिसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। इसका कोई डेरिवेशन इसकी नहीं है आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, आपको सिर्फ जो है इसका स्टेटमेंट बताना होता है और इसका फॉर्मूला बताना होता है। तो इसका जो रिलेशन है वो जाके, समवन इज मैसेजिंग मी, स्टोक्स लॉ। हाँ आमना अकरम, आपने जो कहा है वही मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है ना आप, ठीक है ना। तो इसका जो ताल्लुक है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन से। अब ये स्टोक्स लॉ होता क्या है? ये स्टोक्स लॉ ये है कि स्टोक यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये कहा था कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी पर एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जैसे मिसाल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 कंटेनर्स हैं, मैंने आपको बोला भाई 2 कंटेनर है सेम, ये कंटेनर है बिल्कुल ऐसा ही दूसरा है, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि भाई इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर है ऑयल, इसमें है ऑयल, ठीक है जी, इसके अंदर है ऑयल और इसके अंदर सेम इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर है वाटर। 2 एक जैसे कंटेनर है, एक में ऑयल है एक में वाटर है, और आपके पास मेटल की एक बॉल है और बिल्कुल ऐसी ही दूसरी यहां पर है, और दोनों में आप ये मेटल की बॉल ड्रॉप कर देते हैं। किस में पहले नीचे पहुंचेगी? किस में पहले नीचे पहुंचेगी, वाटर में या ऑयल में? हाँ जी, वाटर, ठीक है जी। अच्छा, एक बच्ची ने ऑयल कह दिया लेकिन ज्यादातर ने तो वाटर ही कहा है, सही है ना। सब ने 99% ने जो है ना वो वाटर कहा है, एक बच्ची ने ऑयल बोला है, तो वो जरा अपने जवाब को रिव्यू कर लें, क्योंकि देखिए वाटर तो पतला है ना, तो उसमें जो है वो, उसमें तो 2 लोग हो गए जिन्होंने ऑयल कहा है। आमना अकरम भी ऑयल कह रही है, एक और ने भी कहा है। नहीं, ऑयल में नहीं, पहले तो पानी में ही पहुंचेगी, क्योंकि पानी जो है वो डाइल्यूट है, तो ये बॉल पानी में तेजी से चली जाएगी नीचे। और ऑयल जो है ना वो चूंकि गाढ़ा है ना, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा है, तो उसमें जब ये बॉल जाएगी तो उसको टाइम लगेगा पहुंचने में। तो अब यहां से ये बात समझ में आ रही है कि जब ये बॉल गुजर रही है पानी में से या ऑयल में से, तो पानी की फ्रिक्शन की वजह से या ऑयल की फ्रिक्शन की वजह से इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो जब भी कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में से गुजरेगी, देखिए हवा भी एक फ्लूइड है, जब आप रोड पर गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो हवा में आगे बढ़ रही होती है, तो हवा की जो फ्रिक्शन है वो आपकी गाड़ी पे असर डाल रही होती है। तो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, कोई सा भी फ्लूइड हो, जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरेगी तो फ्लूइड की फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगी। जिस फ्लूइड में फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो बॉडी पे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, जिसमें कम होगी तो कम एक्ट करेगी। इस फोर्स के बारे में स्टोक ने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला इसने ये बनाया कि अगर कोई पार्टिकल हो, पार्टिकल का मतलब छोटी सी बॉल, अब ये तो मैं बड़ी करके फिगर बना रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी कोई बॉल हो, तो पार्टिकल चूंकि बॉल की तरह होगा लिहाजा उसका कोई रेडियस होगा जिसको हम आर से मेंशन करेंगे। तो उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल हो और उसका रेडियस आर हो और वो किसी फ्लूइड के अंदर चल रहा हो, कितनी स्पीड के साथ, v उसकी स्पीड हो, और जिस फ्लूइड में से वो गुजर रहा हो उसकी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है या विस्कोसिटी है वो ईटा हो, तो जो फोर्स लगेगी उस पार्टिकल पर फ्लूइड के अंदर, उसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ उस फ्लूइड में से गुजर रहा है, r पार्टिकल का रेडियस है, ईटा उस फ्लूइड की फ्रिक्शन या विस्कोसिटी है जिसके अंदर वो जा रहा है, और 6 पाई जो है कांस्टेंट है। अब ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये डेफिनेटली किसी डेरिवेशन के जरिए ही आया है, लेकिन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला बताना है, और ये हद से हद 2 नंबर में आता है। अब 2 नंबर के सवाल तो फर्स्ट ईयर में आते नहीं है, फर्स्ट ईयर में शॉर्ट क्वेश्चंस तो 4 नंबर के आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 छोटी चीजों को मिलाकर भी ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किसी चीज के साथ मिला के जो है ना
वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसमें आपको किसी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो बात समझाई थी ये लास्ट में यहाँ मेंशन है, तो लेकिन ये फ्रिक्शन के टॉपिक में शामिल नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं आपको भी समझा रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन अ बॉडी पासेस थ्रू अ फ्लूइड देन एक्सपीरियंसेस सर्टेन फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरेगी तो वो एक फोर्स महसूस करेगी फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। स्टोक्स लॉ एक्सप्लेन्स द फोर्स, स्टोक्स लॉ जो है वो इस फोर्स को एक्सप्लेन करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ पार्टिकल ऑफ रेडियस r passes through a fluid of friction eta with velocity v, then force applied on it is F equal to 6 pi eta rb। तो ये स्टोक्स लॉ है। अब सबसे आखिर में आप ये बात समझ लीजिए कि जो फ्रिक्शन का टॉपिक है, तमाम बच्चे गौर से सुन लें, जो फ्रिक्शन का टॉपिक है वो एग्जाम में कभी लॉन्ग वाले सेक्शन में, डिटेल्ड वाले सेक्शन में नहीं आता, ठीक है। ये आएगा तो शॉर्ट में आएगा। अब शॉर्ट में सारी चीजें नहीं आ सकती। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फिर फ्रिक्शन की 5 काइंड्स हैं, फिर स्टोक्स लॉ है, तो इतनी सारी चीजें तो नहीं आती एक साथ। तो अब ये 2-3 तरह से आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपसे ये कह सकते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में कि भाई आप फ्रिक्शन को डिफाइन करें कि फ्रिक्शन क्या होती है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना के बता दें। इतना पोर्शन जो है वो शॉर्ट में 4 नंबर में आ सकता है। आपसे ये कह सकते हैं कि आप फ्रिक्शन की काइंड्स बता दें, तो फिर आपसे पांचों काइंड्स, स्टैटिक, डायनामिक, लिमिटिंग, रोलिंग, फ्लूइड, ये 5 काइंड्स आप बता देंगे, इस तरह से आ सकता है। आपसे ये कह सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन को डिफाइन कर दें, फ्लूइड फ्रिक्शन को डिफाइन कर दें और उसके साथ स्टोक्स लॉ बता दें। तो फिर आपसे फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताएं, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर बाकी 4 काइंड्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर फ्रिक्शन को डिफाइन कर दें, फ्लूइड फ्रिक्शन को डिफाइन कर दें, उसके साथ स्टोक्स लॉ बता दें। तो ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। अब ये लॉन्ग में पूरा नहीं आ सकता, इसमें से जितनी चीज आएगी उतना आप आंसर रिप्लाई कर दें। समझ आ गई आप लोगों को बात? समझ आ गया? अच्छा, मुझे आयशा खुर्रम ने एक सवाल भी किया, वो भी पढ़ लूं। ये कहती है सर डेंस फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स वाटर की तरह। अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं जरा इनका मैसेज, बाकी सबको ने तो कर ली बात क्लियर, अब मैं इनका सवाल पढ़ूं। आयशा खुर्रम ने क्वेश्चन किया है कि सर डेंस फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल्स वाटर की तरह ही थोड़े स्पेस में होते हैं या उसमें कम स्पेस होता है? बेटा ऐसी ही बात है। बात पता है क्या है, देखो जो चीजें डेंस होती है ना उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो डेंस होती है। और जिनमें जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, वो चीजें जो है ना वो जो है ना वो डेंस नहीं होती है। जैसे पानी है, अब फर्ज कर लो कि पानी के मॉलिक्यूल्स कितने गैप से हैं, मिसाल के तौर पे ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। फर्ज कर लो ये वाटर है, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर ऑयल होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो करीब होंगे, ये करीब होंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे तो फिर इसलिए वो डेंस हो जाएगा। अब अगर इक्वल स्पेस में, अब मिसाल के तौर पे इतनी जगह है और एक और इतना ही स्पेस ले लेता हूँ, अब इतने ही स्पेस में एक जगह आप वाटर रखो, एक जगह ऑयल रखो, तो वाटर में तो मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पे कम आ रहे हैं, लेकिन इतनी ही जगह में अगर आप ऑयल रखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये डेंस भी हो जाएगा और फ्रिक्शन भी इनकी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप गैस लोगे तो फिर तो मॉलिक्यूल बहुत ही पीछे पीछे हो जाएंगे, तो इसीलिए गैसेस तो बहुत ही तेजी से फ्लो करती हैं। तो इसलिए सवाल आपका सही है, जो डेंस फ्लूइड्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, इसलिए वो डेंस हो जाते हैं और उनकी फ्रिक्शन हाई हो जाती है। जो डाइल्यूट होते हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, बीच में स्पेस ज्यादा होता है। और गैस में तो मॉलिक्यूल बहुत ही पीछे पीछे होते हैं, इसलिए गैसेस की जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है जी। हाँ जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया था बेटा, आपको समझ आ गई बात? जिस बच्ची ने सवाल किया था मुझसे बेटा, आर यू क्लियर नाउ? ठीक है भाई। अच्छा, बाकी लोग भी क्लियर हैं, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो गया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम्स में कैसे आ सकता है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन तो कोई लंबी चौड़ी है नहीं। ठीक है जी। तो अच्छा, आयशा खुरम कहती है वेट। अच्छा, वेट करना है, ठीक है, शायद नोट कर रही हैं। 1 मिनट दे देते हैं भाई इनको नोट करने के लिए, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा?
अच्छा जहरा कह रही है सर लॉ इसमें इंक्लूडेड है। बेटा मैंने तो अभी इतनी लंबी चौड़ी बात तो बताई, तुम कहाँ थी? तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट था क्या? अभी मैं यही तो बता रहा था कि लॉ जो है वो फ्रिक्शन में शामिल नहीं है, उसका ताल्लुक है, उसका रिलेशन है फ्लूइड फ्रिक्शन से। मैंने काफी डिटेल से समझाई ये बात। ठीक है। अच्छा वो क्या कहती हैं कि सर अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करने को आया तो कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? बेटा सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा, या तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन के साथ आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आ सकता। और अगर आप ये कहें कि कौन सी लिखनी है, तो मैंने तो बाकायदा अलग अलग हेडिंग लिखवाई है, आप देख लें। पहले फ्रिक्शन की हेडिंग है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हेडिंग है, फिर काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन की हेडिंग है। तो मैंने हर चीज को अलग अलग हेडिंग वाइज डिफाइन किया है, तो उसमें मुश्किल बात तो कोई भी नहीं। ठीक है जी, क्लियर है आप? बोलो बेटा, चलें आगे। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि अब इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे तो वो अब आपके सामने है। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, हमारे आखिर में 2-3 टॉपिक रह गए। तो मैं जैसे शुरू में भी बता रहा था कि अब हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे अगर आप बुक में अगर चैप्टर 3 निकालेंगे, अगर आप बुक में 3rd चैप्टर निकालेंगे तो सबसे पहले पेज पे होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और फिर दूसरे टॉपिक आएंगे। लेकिन मैंने चैप्टर 3 कैसे पढ़ाया है, मैंने बाकी टॉपिक पहले पढ़ा दिए और जो शुरू वाले हैं वो मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि भाई हम हर चैप्टर में जो है वो तमाम ही टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जरूरी नहीं है कि बुक की तरतीब से करें, बस हम अपनी तरतीब से कर लेंगे और जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपके इंशाल्लाह सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है ना? इसी तरह न्यूमेरिकल्स में भी मैंने कुछ बाद वाले पहले करा दिए हैं, पहले वाले बाद में करा रहा हूँ, वो मैं अपनी तरतीब के लिहाज से कराऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके सारे। तो अब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ख्याल से मैं नहीं समझता कि किसी स्टूडेंट को मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मिसाल के तौर पे भाई अगर ये कोई पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो अगर आपको ए से बी जाना है तो आपके पास बहुत से रास्ते हो सकते हैं। आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से घूम के चले जाएं, आप यहाँ से आ जाएं, आप ऐसे आ जाएं, बहुत हो सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होगा? सीधे ए से बी चले जाएं, ऐसे, ये शॉर्टेस्ट होगा, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। तो ये जो सबसे छोटा वाला होगा ये ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होगा। और आप देखिए इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। जबकि इसमें क्या है, पहले यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ मुड़ गए, फिर यहाँ मुड़ गए, फिर यहाँ मुड़ गए, इसमें यहाँ जा रहे हैं, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए। तो इसमें तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक खास डायरेक्शन है, तो चूंकि खास डायरेक्शन है लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर होता है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो सारे हैं, जैसे ये वाला या ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, ये सारे डिस्टेंसेस हैं। और जो सबसे कम वाला है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा ख्याल है आसान बात है, सबको ही पता है, ऐसा ही है ना जी? क्या हमने डिफाइन किया कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें सॉरी रेट नहीं आएगा, इसमें चेंज ऑफ पोजीशन आएगा, रेट नहीं आएगा। यहाँ से रेट तो वेलोसिटी में आएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, रेट ना लिखिएगा। तो चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको स्ट्रेट लाइन से मेंशन करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन के एक सिरे पर एरो लगा होगा। तो जहां एरो लगा होगा वो क्या शो कर रहा होगा? डायरेक्शन शो कर रहा होगा। इसके बाद वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो मेरा ख्याल है ये भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को बताने की, सबको मैट्रिक्स से याद है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कोई कोई इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो आपको पता है ना कि वो रेट का जहां पर वर्ड आता है, जहां भी रेट आता है वहां पे क्या करना पड़ता है? टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिवाइड हो रहा होता है लिहाजा आप इसको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझाना पड़ेगा, ये तो वही मैट्रिक वाली है और फॉर्मूला भी क्लियर है कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या हो जाएगा? एस अपॉन टी। और यूनिट भी आपको पता है कि भाई सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस जो होगा या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। तो जो एस आई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये सारी बातें तो मेरा ख्याल से मालूम ही है। काइंड्स में आ जाए तो शुरू की मतलब 3-4 काइंड्स मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें जो शुरू की 2 काइंड्स है, पहली क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। ये भी बहुत आसान है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या मेंशन है
when equal displacement is covered in every unit time then it is uniform velocity. और वेरिएबल क्या है कि when unequal displacement is covered in every unit time then it is variable velocity. क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हर सेकंड में, हर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है 1 सेकंड, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हर सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जैसे कोई बॉडी जा रही है 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले में भी 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म। और एक बॉडी मूव कर रही है किसी सेकंड में 8 मीटर, किसी में 12 मीटर, किसी में 10 मीटर, किसी में 15 मीटर, कम ज्यादा हो रहा है, तो फिर उसकी वेरिएबल हो जाएगी वेलोसिटी। दो काइंड्स हम आपको और बताएंगे, वेलोसिटी की 4 काइंड्स होती हैं। तो पहली यूनिफॉर्म है, दूसरी वेरिएबल है, फिर आपको एक तीसरी और चौथी भी बताएंगे। लेकिन अब आप पहले हमें ये बताएंगे आप कि ये चीजें क्लियर है आपको, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और ये दो पॉइंट्स, ये सब समझ आया आपको? यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक क्लियर है आप? ये तो सब मैट्रिक ही चल रहा है ना भाई? तो सारा मैट्रिक चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट ईयर में इसका तस्करा है, फर्स्ट ईयर में ये आपके सिलेबस में है, तो हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में कभी कभी कोई चीज आ जाएगी जो मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी और वैसी ही दोबारा आ जाएगी, लेकिन करनी आपको पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में दोबारा है तो आपको करनी है। तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ये काम कीजिए। चले शाबाश, ये काम स्टार्ट करें, यहाँ से आपने यहाँ तक काम करना है, करें।
अच्छा बेटा, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमने ये काम कर लिया है। कुछ कर रहे हैं मुझे मैसेज। लेट मी सी अगेन। हाँ, काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमने काम कर लिया, लेकिन अब इस तरह से है कि अब 4 मिनट बाकी है क्लास में। तो आज की क्लास हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी की 4 काइंड्स होती हैं, 2 मैंने आपको आज बता दी है, फिर 2 मैं और बताऊंगा, फिर कुछ और काम वेलोसिटी में आएगा, तो हम अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह करेंगे। तो नहीं, मैं जा नहीं रहा। निशा अफजल कह रही है 1 मिनट, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं तो अभी 3 मिनट यहाँ मौजूद हूँ। ये जो स्लाइड है ये अगले 3 से 4 मिनट, 3 मिनट तो लगी हुई है ये स्लाइड। जो बच्चों ने काम कर लिया है वो लीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मंडे को क्लास में होगी मुलाकात, मंडे को हम आगे करेंगे इसको, और बाकी जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लें। 3 मिनट तक ये स्लाइड लगी हुई है, जिन्होंने काम कर लिया वो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।